और इस इफ स्टेटमेंट को कंप्लीट करने के लिए जो नेक्स्ट काम हमें यहाँ पर करना होगा वो ये कि इन पैरेंथेसिस के दरमियान में हमें एक बूलियन वैल्यू पास करनी होगी। अब यहाँ पर जो बूलियन वैल्यू हम पास करेंगे अगर वो वैल्यू ट्रू हो तो उस केस में हमारा ये कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो दोस्तों कंपैरिजन ऑपरेटर्स दो ऑपरेंड्स या वैल्यूज को कंपेयर करने के काम आते हैं और इनका एंड रिजल्ट एक बूलियन वैल्यू निकलता है। तो यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू का ऑपरेटर, जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है, ये बात डिटरमिन करता है कि क्या हमारे लेफ्ट साइड वाली वैल्यू राइट साइड वैल्यू से बड़ी या उसके इक्वल है या नहीं। और इस बार हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास तीन नंबर्स होंगे जिन्हें हम तीन डिफरेंट वेरिएबल्स में रखेंगे और हमें यह फाइंड करना है कि इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो जब ये एक्सप्रेशन इवेल्युएट होगा तो सबसे पहले इस नॉट फॉल्स की वैल्यू इवेल्युएट होगी जो कि ट्रू होगी। उसके बाद सेकंड नंबर पर हमारा एंड का ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा और यहाँ पर लोएस्ट प्रायोरिटी इस और के ऑपरेटर को मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सलमान है और आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल डेव। दोस्तों, अपने जावास्क्रिप्ट के कोर्स के इस चैप्टर में जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो लॉजिक बिल्डिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में हम मेनली ये देखेंगे कि आप जावास्क्रिप्ट में कंडीशनल लॉजिक किस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि ऐसा लॉजिक जो कि कुछ खास कंडीशंस के पूरा होने पर एग्जीक्यूट होगा। कंडीशनल स्टेटमेंट्स को प्रोग्रामिंग में प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टूल कंसीडर किया जाता है और इसीलिए इस सब्जेक्ट को सही तरीके से समझना इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है। तो मजीद वक्त जाया किए बगैर हम चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ और इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अपनी कन्वेंशन को फॉलो करते हुए सबसे पहले हम अपने इस लास्ट चैप्टर की फाइल्स की एक कॉपी बना लेते हैं और इसे 08 नेम कर देते हैं। इस फोल्डर को हम अपने एडिटर में ओपन कर लेते हैं। अपने इस अपेंडिक्स के फोल्डर में हम एक नई फाइल क्रिएट करेंगे जिसका नाम हम conditionals.html रखेंगे। यहाँ पर हम एक ब्लैंक HTML पेज क्रिएट कर लेते हैं। अपनी बॉडी के टैग में एक स्क्रिप्ट का टैग ओपन कर लेते हैं और फाइनली इस पेज को अपने VS कोड के लाइव सर्वर के जरिए ओपन कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारा ये पेज हमारे ब्राउज़र में ओपन हो चुका है और राइट साइड पर हमने अपना कंसोल भी ओपन कर लिया है। तो दोस्तों, जब भी आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ काम करेंगे तो ऐसे सिनेरियो ज़रूर आएंगे जहां पर आपको कोई काम कंडीशनली करना होगा, यानी कि कोई भी ऐसा ऑपरेशन जो कि सिर्फ एक कंडीशन के पूरा होने पर आप एग्जीक्यूट करना चाहेंगे। तो जावास्क्रिप्ट में इस तरह के ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए जो सबसे बेसिक कंस्ट्रक्ट हमारे पास अवेलेबल है उसे हम एक इफ स्टेटमेंट कहते हैं। और इफ स्टेटमेंट लिखने का बेसिक सिंटैक्स ये है कि आप यहाँ पर इफ के कीवर्ड्स लिखेंगे, यहाँ पर पैरेंथेसिस ओपन और क्लोज करेंगे और उसके बाद अपनी एक कर्ली ब्रेसेस का ब्लॉक ओपन करेंगे। इस ब्लॉक के अंदर आप जावास्क्रिप्ट का कोई भी कोड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर एक लॉग स्टेटमेंट लिख सकते हैं और इस इफ स्टेटमेंट को कंप्लीट करने के लिए जो नेक्स्ट काम हमें यहाँ पर करना होगा वो ये कि इन पैरेंथेसिस के दरमियान में हमें एक बूलियन वैल्यू पास करनी होगी। अब यहाँ पर जो बूलियन वैल्यू हम पास करेंगे अगर वो वैल्यू ट्रू हो तो उस केस में हमारा ये कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो अगर हम अपने ब्राउज़र में चलकर इसके रिजल्ट को देखें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आई वॉज एग्जीक्यूटेड की स्टेटमेंट लॉग हो गई है। इसके अगेंस्ट अगर हम अपनी इस इफ स्टेटमेंट की इन पैरेंथेसिस में फॉल्स की वैल्यू पास करें तो इस सिनेरियो में ये कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। आप देख सकते हैं कि इस बार हमारे कंसोल में कुछ भी लॉग नहीं हुआ। अब ये हमारी इफ स्टेटमेंट की बेसिक्स हैं, लेकिन होपफुली आप समझ गए होंगे कि अगर हमें यहाँ पर इस तरीके से लिटरल बूलियन वैल्यूज ही पास करनी हो तो उस केस में इस इफ स्टेटमेंट की कोई प्रैक्टिकल वैल्यू नहीं रहती। यानी कि अगर हम ये चाहते हो कि हमारी ये लॉग स्टेटमेंट यहाँ पर प्रिंट ना हो तो हमें ये पूरी इफ स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम सिंपली इस कोड को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। अब इस इफ स्टेटमेंट को प्रैक्टिकल बनाने के लिए हम नॉर्मली यहाँ पर इस तरीके से ये लिटरल बूलियन वैल्यूज पास नहीं करते, बल्कि इसकी जगह पर कुछ ऐसे कंडीशनल एक्सप्रेशंस लिखते हैं या ऐसे ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं जिनका रिजल्ट एक बूलियन वैल्यू निकलता है और फिर उस बूलियन वैल्यू को हम अपनी इफ स्टेटमेंट्स को इवेल्युएट करने के लिए यूज करते हैं। अब इस तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए या ऐसे एक्सप्रेशंस लिखने के लिए हम कुछ स्पेशल ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हैं और इन ऑपरेटर्स में से पहली कैटेगरी जिसे कि हम यहाँ पर कवर करेंगे वो ऑपरेटर्स कंपैरिजन ऑपरेटर्स कहलाते हैं।
तो दोस्तों कंपैरिजन ऑपरेटर्स दो ऑपरेंड्स या वैल्यूज़ को कंपेयर करने के काम आते हैं और इनका एंड रिजल्ट एक बूलियन वैल्यू निकलता है। और इन्हें समझने के लिए हम यहाँ पर कुछ लॉग स्टेटमेंट्स लिखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेते हैं, इसका नाम हम एज रखेंगे, जो कि एक पर्सन की एज हो सकती है, और इसकी वैल्यू हम 18 सेट करेंगे। तो पहला कंपैरिजन ऑपरेटर जो हम यहाँ पर देखेंगे वो है इक्वल टू का ऑपरेटर, और इसको यूज़ करने के लिए हम 3 इक्वल टू के सिंबल्स को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर अब हम एक लॉग स्टेटमेंट लिखते हैं और इन ऑपरेटर्स के रिजल्ट्स को समझने के लिए हम यहाँ पर एक फॉर्मेट फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक स्ट्रिंग लॉग करेंगे जिसमें हम एक डिस्क्रिप्टिव मैनर में ये बताएंगे कि हम यहाँ पर क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, ताकि इसे कंसोल में रीड करना आसान हो सके। तो हम यहाँ पर अपने वेरिएबल का नाम लिख लेते हैं और इसमें एक स्ट्रिंग को कंकैटिनेट कर लेते हैं जो कि हमारे एक्चुअल ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करेगी। तो यहाँ पर हम इक्वल टू का ऑपरेटर यूज़ करने जा रहे हैं और फिलहाल हम अपनी एज को जिस नंबर से कंपेयर करेंगे वो नंबर 18 ही होगा। यहाँ पे एक सेपरेटर डाल के हम अपने एक्चुअल ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे जो कि बेसिकली एज इक्वल्स टू 18 का ऑपरेशन है। अब हम इस फाइल को सेव करके इसका रिजल्ट अपने ब्राउज़र में देखते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 18 इक्वल्स टू 18 का रिजल्ट ट्रू है और लॉजिकली भी हम ये बात जानते हैं कि ये दोनों नंबर्स इक्वल हैं। अगले ऑपरेटर के लिए हम इन्हीं दो लाइंस को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर मैं एक छोटा सा चेंज ये करूँगा कि इस 18 नंबर की जगह पर 18 को एज अ स्ट्रिंग यूज़ करूँगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर इस 18 को एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब हमारा जो कंपैरिजन यहाँ पर होने जा रहा है वो ये कि हम अपने एज के वेरिएबल को जिसकी वैल्यू 18 है इस स्ट्रिंग वैल्यू 18 के साथ कंपेयर करेंगे और ये देखेंगे कि क्या ये वैल्यूज़ अब इक्वल हैं या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे इस ऑपरेशन का रिजल्ट फॉल्स आया है और उसकी वजह यह है कि हमारा ये ट्रिपल इक्वल टू का ऑपरेटर वैल्यू के साथ साथ दोनों ऑपरेंड्स की टाइप को भी चेक करता है। यानी कि इस वक्त देखने में तो ये दोनों वैल्यूज इक्वल हैं, लेकिन ये ऑपरेटर ये चीज़ भी टेस्ट करेगा कि क्या इनकी टाइप भी इक्वल है या नहीं। तो हमारे इस केस में हम जानते हैं कि हमारी एक वैल्यू नंबर है और दूसरी वैल्यू स्ट्रिंग है, इस वजह से इसका रिजल्ट हमेशा फॉल्स आएगा। अगर आप इस टाइप चेक को इग्नोर करना चाहें तो उसके लिए हमारा एक दूसरा ऑपरेटर आता है जो कि डबल इक्वल टू के सिंबल से रिप्रेजेंट होता है। अब अगर हम इस स्टेटमेंट का रिजल्ट अपने ब्राउज़र में देखें तो अब आप देखेंगे कि हमारी स्टेटमेंट का रिजल्ट ट्रू है क्योंकि इस बार हम इसकी टाइप को इग्नोर कर रहे हैं। और यहाँ पर हमारी छोटी सी एक मिस्टेक है, इसे हम करेक्ट कर लेते हैं कि यहाँ पर हमने एक डबल इक्वल टू का ऑपरेटर यूज़ किया है। और इसके साथ ही हम अपने कॉमेंट्स को भी एडजस्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट ऑपरेटर जो हम यहां पर देखेंगे वो है नॉट इक्वल टू का ऑपरेटर। उसके लिए हम इन दो लाइंस को कॉपी कर लेते हैं। नॉट इक्वल टू के ऑपरेटर को लिखने के लिए हम यहां पर एक एक्सक्लेमेशन मार्क और उसके आगे दो इक्वल टू के सिंबल्स को यूज करते हैं। और इस ऑपरेटर का मकसद जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है, ये कंफर्म करना होता है कि दो वैल्यूज डिफरेंट हैं या नहीं। तो अगर हमने अपने इस एज के वेरिएबल को जिसकी वैल्यू फिलहाल 18 है कंपेयर करना हो किसी और नंबर से जिसके लिए फिलहाल हम यहाँ पर 18 का नंबर ही ले लेते हैं और ये चेक करना हो कि क्या ये दोनों वैल्यूज़ डिफरेंट हैं, तो हम यहाँ पर नॉट इक्वल टू का ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। इस फाइल को सेव करके हम इसका रिजल्ट देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारी स्टेटमेंट का रिजल्ट फॉल्स आया है और उसकी वजह यह है कि हमारे इस ऑपरेटर के साइड्स पर आने वाले दोनों नंबर्स इक्वल हैं, यानी कि दोनों नंबर्स 18 हैं। और अगर हम ये कहें कि 18 इज़ नॉट इक्वल टू 18 तो ये बात लॉजिकली फॉल्स होगी। नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि जिस तरह हमारे पास इक्वल टू के इस ऑपरेटर के लिए दो वेरिएंट्स हैं, इनमें से एक वेरिएंट टाइप को भी चेक करता है और दूसरा वेरिएंट टाइप को इग्नोर करता है, तो इसी तरह हमारे पास नॉट इक्वल टू का भी एक सेकंड वेरिएंट है जो कि टाइप चेक को इग्नोर करता है। तो यहाँ से हम इक्वल टू विदाउट टाइप चेक वाली इन स्टेटमेंट्स को कॉपी कर लेते हैं और इनको नॉट इक्वल टू विदाउट टाइप चेक में ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। और इसके लिए हम सिंपली इस पहले इक्वल टू के सिंबल की जगह पर एक एक्सक्लेमेशन मार्क यूज कर सकते हैं। और अब अगर हम इस फाइल को सेव करके इसके रिजल्ट को देखें तो आप देख सकते हैं कि अगेन इसका रिजल्ट फॉल्स आया है। और इस बार इसके फॉल्स आने की वजह यह है कि अगर हम टाइप्स को इग्नोर कर दें तो 18 एज अ नंबर 18 एज अ स्ट्रिंग के इक्वल है। और अगर हम ये कहें कि ये दोनों चीज़ें इक्वल नहीं हैं तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी। इसकी जगह पर अगर हम इस सेम स्टेटमेंट में टाइप चेक भी इंक्लूड करा लें तो तब जाकर इसका रिजल्ट ट्रू हो जाएगा। और उसकी वजह यह होगी कि हमारा 18 एज अ नंबर
18 एज अ स्ट्रिंग के इक्वल नहीं रहेगा। और अगर हम ये बात कहें कि ये दोनों इक्वल नहीं हैं तो ये बात ट्रू होगी। इसको वेरीफाई करने के लिए हम अपने एडिटर में चलते हैं और अगर हम इन दोनों वैल्यूज को टाइप चेक के साथ कंपेयर करें तो आप देखेंगे कि इसकी वैल्यू ट्रू हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि इस बार क्योंकि नंबर 18 स्ट्रिंग 18 के इक्वल नहीं है तो ये स्टेटमेंट लॉजिकली ट्रू है और इसका रिजल्ट भी हमें राइट साइड पर नजर आ रहा है। नेक्स्ट ऑपरेटर जो हम यहां पर देखेंगे वो है हमारा ग्रेटर देन का ऑपरेटर और इसके लिए हम ये ग्रेटर देन का साइन यूज करते हैं और इस ऑपरेटर के जरिए हम ये चेक कर सकते हैं कि क्या हमारी लेफ्ट साइड वाली वैल्यू राइट साइड वाली वैल्यू से बड़ी है या नहीं। तो हम यहां पर एग्जाम्पल के तौर पर यह चेक कर सकते हैं कि क्या हमारी एज इज ग्रेटर देन सपोज 20 इस स्टेटमेंट के रिजल्ट को देखने के लिए हम अपने ब्राउजर में चलते हैं और आप देख सकते हैं कि 18 इज ग्रेटर देन 20 का रिजल्ट फॉल्स यहां पर प्रिंट हो चुका है, जो कि लॉजिकली करेक्ट है क्योंकि हम जानते हैं कि 18 20 से ग्रेटर नहीं है। इसी तरह हमारे पास लेस देन का ऑपरेटर है जिसको हम लेस देन के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं और ये ऑपरेटर ये चेक करता है कि क्या लेफ्ट साइड वाली वैल्यू राइट साइड वाली वैल्यू से छोटी है या नहीं। तो हम यहां पर अगर ये बात चेक करना चाहें कि हमारी एज इज लेस देन 20 तो इसका रिजल्ट यहां पर ट्रू आना चाहिए क्योंकि हमारी एज की वैल्यू 18 है जो कि ऑब्वियसली 20 से छोटी है। हम इसके रिजल्ट को वेरीफाई करने के लिए अपने ब्राउजर में चलते हैं और आप देख सकते हैं कि इस ऑपरेशन का रिजल्ट यहां पर ट्रू लॉग हो गया है। इन ग्रेटर देन और लेस देन के ऑपरेटर्स की दो और वेरिएशंस हमारे पास जावास्क्रिप्ट में अवेलेबल हैं जिनको देखने के लिए हम इन्हीं स्टेटमेंट्स को कॉपी कर लेते हैं और यहां पर हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू की एक वेरिएशन है और इसी तरह लेस देन और इक्वल टू की एक वेरिएशन है और इन वेरिएशंस को यूज करने के लिए हम रेलेवेंट ऑपरेटर के साथ इक्वल टू का सिंबल यूज कर सकते हैं। तो यहां पर ग्रेटर देन और इक्वल टू का ऑपरेटर जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है ये बात डिटरमिन करता है कि क्या हमारे लेफ्ट साइड वाली वैल्यू राइट साइड वैल्यू से बड़ी या उसके इक्वल है या नहीं। तो हम यहां पर अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू के साइन के साथ इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा मॉडिफाई करें और इसे 20 से कंपेयर करें तो पहले हम इस स्टेटमेंट का रिजल्ट अपने ब्राउजर में देख लेते हैं। आप देख सकते हैं कि इस स्टेटमेंट का रिजल्ट फॉल्स आया है और उसकी वजह यह है कि 18 ना तो 20 से बड़ा है ना उसके इक्वल है। अगर हम अब इस ऑपरेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो आप देखेंगे कि 18 या इससे छोटी किसी भी वैल्यू पर इस ऑपरेशन का रिजल्ट ट्रू हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं क्योंकि 18 के इक्वल है इसलिए हमारे इस ऑपरेशन का रिजल्ट यहां पर ट्रू लॉग हुआ है। इसी तरह अगर हम इस वैल्यू को 18 से कुछ नीचे ले जाएं जैसे कि 16 तब भी इस ऑपरेशन का रिजल्ट ट्रू होगा। इसी तरीके से हमारे लेस देन और इक्वल टू का ऑपरेटर ये डिटरमिन करेगा कि क्या हमारी लेफ्ट साइड वाली वैल्यू राइट साइड वाली वैल्यू से छोटी या उसके इक्वल है या नहीं। तो हम यहां पर इस ऑपरेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं और अब अगर हम इसे खुद से इंटरप्रेट करें तो हमारी एज जो कि 18 है वो लेस देन और इक्वल टू 20 है तो इसका रिजल्ट ट्रू होना चाहिए और हम देख सकते हैं कि इस स्टेटमेंट का रिजल्ट यहां पर ट्रू है। इसी तरह 18 की वैल्यू तक ये रिजल्ट ट्रू रहेगा और 18 से नीचे ये रिजल्ट फॉल्स हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि अब हमारा रिजल्ट फॉल्स हो चुका है क्योंकि 18 की वैल्यू 16 से ना छोटी है ना इसके इक्वल है। तो दोस्तों ये हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं जो दो वैल्यूज को कंपेयर करने के काम आते हैं और जैसे कि हमने देखा कि इनका रिजल्ट एक बूलियन वैल्यू निकलता है। अब अगर हम वापस अपने इफ स्टेटमेंट के कॉन्सेप्ट की तरफ चलें तो हमने ये देखा था कि एक इफ स्टेटमेंट को हम एक बूलियन वैल्यू पास करते हैं और अगर ये बूलियन वैल्यू ट्रू हो तो हमारा इफ स्टेटमेंट का कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाता है। अब इस बूलियन वैल्यू की जगह पर हम अगर चाहें तो एक कंपैरिजन एक्सप्रेशन भी पास कर सकते हैं जो कि एक बूलियन वैल्यू में ही रिजॉल्व होगा और इस तरह से हम अपनी इफ स्टेटमेंट को एक प्रैक्टिकल वे में यूज कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम एक सिंपल सा प्रॉब्लम सोचते हैं और वो प्रॉब्लम ये है कि हमें डिटरमिन करना है कि क्या एक पर्सन एडल्ट है या नहीं। तो हम यहाँ पर अपने पर्सन की एज एक वेरिएबल में ले लेते हैं और इसकी वैल्यू सपोज शुरू में 18 है और यहाँ पर हम एक एजम्पशन लेंगे कि एक पर्सन को हम एडल्ट कंसीडर करेंगे अगर उनकी एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर एक सिंपल इफ स्टेटमेंट लिखेंगे
और यहाँ पर हम एक लॉग स्टेटमेंट लिख लेते हैं जिसमें हम ये लॉग करेंगे कि द पर्सन इज एन अडल्ट। अपने इस रिजल्ट तक पहुँचने के लिए हम अपनी इफ स्टेटमेंट की इन पैरेंथेसिस में अपना लॉजिक लिखेंगे, जो कि बेसिकली कुछ इस तरह से होगा कि हम ये चेक करना चाहेंगे कि इस पर्सन की जो एज है दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18। अगर इस स्टेटमेंट का रिजल्ट ट्रू आ जाए तो उसका मतलब ये होगा कि हमारा पर्सन एक एडल्ट है। तो यहाँ पर हम अपनी इस फाइल को सेव करते हैं और इसका रिजल्ट अपने ब्राउजर में देख लेते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारा ये रिजल्ट कि द पर्सन इज एन एडल्ट यहाँ पर प्रिंट हो चुका है। वापस चलते हैं अपने एडिटर की तरफ। अब हम अपने इस पर्सन की एज को 16 कर देते हैं और अब ये चेक करते हैं कि क्या हम इस रिजल्ट तक पहुँच पाते हैं या नहीं। आप देख सकते हैं कि हमारा वो रिजल्ट यहाँ पर प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि हमारे पर्सन की एज 16 है विच इज़ नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू 18। तो इस स्टेटमेंट का रिजल्ट यहाँ पर फॉल्स निकलेगा। और जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि आपका ये ब्लॉक तभी एग्जीक्यूट होगा जब आप यहाँ पर एक ट्रू की वैल्यू पास करेंगे, और इस वक्त हम यहाँ पर एक फॉल्स वैल्यू पास कर रहे हैं। अब यहाँ से अगर हम वापस अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट की तरफ चलें तो यहाँ पर हम ये डिटरमिन करना चाह रहे हैं कि एक पर्सन एडल्ट है या नहीं। तो इस वक्त अगर हम अपनी इस इफ स्टेटमेंट को देखें तो यहाँ पर मौजूद लॉजिक ये तो बता सकेगा कि ये पर्सन एडल्ट है, लेकिन ये लॉजिक ये नहीं बता पाएगा कि पर्सन एडल्ट नहीं है, बल्कि उसकी जगह पर सिंपली ये लॉग स्टेटमेंट स्किप हो जाएगी। तो अगर हम अपनी इफ स्टेटमेंट में इसका रिवर्स सिनेरियो भी टैकल करना चाहें तो उसके लिए हमारे पास एक एल्स का ब्लॉक होता है, और उसके लिए हम अपने इस ब्लॉक के एंड पर एल्स का कीवर्ड यूज करके एक और ब्लॉक ओपन कर सकते हैं, और हमारा ये ब्लॉक तब एग्जीक्यूट होगा जब हमारी इन पैरेंथेसिस के दरमियान में आने वाली वैल्यू फॉल्स हो जाएगी। तो हम यहाँ पर एक ऑल्टरनेट स्टेटमेंट लॉग कर सकते हैं कि द पर्सन इज नॉट एन अडल्ट। इस फाइल को यहाँ पर सेव करते हैं और वापस चलकर अब अपने ब्राउजर में देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस बार जो स्टेटमेंट हमारे पास लॉग हुई है वो ये है कि द पर्सन इज नॉट एन अडल्ट, जिसका मतलब ये कि हमारा एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया है। अब अगर हम इसे वापस फॉर एग्जाम्पल 24 कर दें जो कि एक अडल्ट एज है, तो आप देखेंगे कि द पर्सन इज एन अडल्ट यहाँ पर लॉग हो गया है। तो दोस्तों ये जो पहली प्रॉब्लम हमने यहाँ पर देखी है ये एक सिंपल प्रॉब्लम है और इसके दो ही पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, यानी कि या तो एक पर्सन एडल्ट हो सकता है या ये पर्सन एडल्ट नहीं हो सकता। लेकिन इस स्टेटमेंट्स के जरिए आप दो से ज़्यादा कंडीशंस को भी टेस्ट कर सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को सही तरीके से समझने के लिए अब हम एक और प्रॉब्लम यहाँ पर लिखेंगे, और इस बार हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम ये डिटरमिन करना चाहते हैं कि एक पर्सन किस एज ग्रुप में फॉल करता है। हमारे पास यहाँ पर 3 एज ग्रुप्स होंगे, जिनमें से पहला ग्रुप 0 से 18 की एज के दरमियान होगा, सेकेंड ग्रुप 19 से 60 की एज के दरमियान में होगा, और हमारा ग्रुप 3 60 प्लस की एजेस वाले पीपल का होगा। तो इस प्रॉब्लम को हम अपनी इफ स्टेटमेंट के जरिए सॉल्व करेंगे। अगेन हम यहाँ पर इफ का कीवर्ड लिखेंगे, और हमारी पहली कंडीशन यहाँ पर ये होगी कि पर्सन की एज लेस देन और इक्वल टू 18 होनी चाहिए। इस सिनेरियो में हम ये लॉग करेंगे कि द पर्सन फॉल्स इन ग्रुप 1। अगर हमारे इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट फॉल्स आ जाता है, यानी कि हमारे पर्सन की एज 18 या इससे नीचे नहीं है, तो इसका मतलब ये होगा कि वो पर्सन इस पहले ग्रुप में फॉल नहीं करता, बल्कि इन बाकी के 2 ग्रुप्स में से किसी एक ग्रुप में फॉल करता है। अब जबकि हमारे पास यहाँ पर 2 ग्रुप्स बचते हैं, तो हम सिंपल एक एल्स ब्लॉक के जरिए इस इफ स्टेटमेंट को क्लोज नहीं कर सकते, बल्कि यहाँ पर हमें किसी तरीके से अपनी सेकंड कंडीशन लिखना होगी जो कि ग्रुप 2 के लिए होगी। तो इस कंडीशन को लिखने के लिए हम यहाँ पर अपने इफ ब्लॉक के बाद एल्स का कीवर्ड लिखेंगे, जैसे कि हमने पहले लिखा था, लेकिन इस बार यहाँ पर डायरेक्टली एक ब्लॉक स्टार्ट करने की जगह हम अगेन स्पेस डाल के इफ का कीवर्ड लिखेंगे और यहाँ पर एक और कंडीशन देंगे। और हमारी सेकंड कंडीशन ये होगी कि पर्सन की एज लेस देन और इक्वल टू 60 होनी चाहिए। हमारी ये कंडीशन ट्रू होने की सूरत में हम यहाँ पर जो चीज़ लॉग करेंगे वो ये कि द पर्सन फॉल्स इन ग्रुप 2। और अगर हमारी ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है तो फिर हमारे पास एक तीसरा और आखिरी ब्लॉक होगा, जिसे कि हम सिंपली एक एल्स ब्लॉक के ज़रिए लिख सकते हैं, और यहाँ पर हम अपनी थर्ड स्टेटमेंट लॉग करेंगे जो कि ये होगी कि द पर्सन फॉल्स इन ग्रुप 3। तो अगर हम इस सोल्यूशन को एक दफ़ा फिर से रिव्यू करें तो इस बार हमारे पास क्योंकि 3 ग्रुप्स हैं तो हम सिंपल एक इफ़ एल्स ब्लॉक के ज़रिए इसे सॉल्व नहीं कर सकते, बल्कि हमें यहाँ पर मल्टीपल कंडीशंस चाहिए होंगी, जिनमें से पहली कंडीशन हमारे 0 से 18 के एज ग्रुप को डिटेक्ट करेगी। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाए तो उसका मतलब ये होगा कि इस पहले ग्रुप में तो हमारा पर्सन फॉल नहीं करता,
लेकिन अभी भी हम ये कंफर्म नहीं कर सकते कि इन बाकी के दो ग्रुप्स में से ये पर्सन किस ग्रुप में फॉल करता है। तो अपने सेकंड ग्रुप को हम यहाँ पर टेस्ट करेंगे और उसके लिए हमारी कंडीशन ये होगी कि हमारे पर्सन की एज 60 या उससे नीचे होनी चाहिए। और अगर इस कंडीशन का रिजल्ट भी फॉल्स आ जाए तो उस केस में हमारे पास एक तीसरा और आखिरी एल्स का ब्लॉक होगा, जिसमें आने तक ये बात एस्टेब्लिश हो चुकी होगी कि हमारा पर्सन पहले दो ग्रुप्स में फॉल नहीं करता, तो वो डेफिनेटली इस ग्रुप 3 में फॉल करता है। इस फाइल को सेव करके इसका रिजल्ट हम अपने ब्राउज़र में देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम ये देखेंगे कि इस वक्त हमारे पर्सन की एज क्या है। तो हमने यहाँ पर अपने पर्सन की एज को 24 सेट कर रखा है, और अगर हम इसे खुद से इंटरप्रेट करें तो हम देख सकते हैं कि हमारे पर्सन को इस सेकंड ग्रुप में फॉल करना चाहिए। और आप देख सकते हैं कि हमारा पर्सन ग्रुप 2 में ही फॉल करता है। तो इस तरीके से इफ स्टेटमेंट्स को यूज़ करके आप किसी भी लेवल की कम्प्लेक्सिटी का लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अब हम इसे एक स्टेप और आगे लेकर चलेंगे और यहाँ पर एक और प्रॉब्लम लिखेंगे। और इस बार हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास 3 नंबर्स होंगे जिन्हें हम 3 डिफरेंट वेरिएबल्स में रखेंगे, और हमें यह फाइंड करना है कि इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। इस प्रॉब्लम के लिए हम यहाँ पर एक अजम्पशन लेंगे जो कि हमारे इस क्वेश्चन को इनिशियली आसान बनाएगी, और वो ये कि ये तीनों नंबर्स एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम अपने वेरिएबल्स क्रिएट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर 3 वेरिएबल्स क्रिएट कर लिए हैं और इनको डिफरेंट नंबर वैल्यूज दे दी हैं। अब हम अपनी इफ स्टेटमेंट के जरिए ये फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो यहाँ पर स्टार्ट करने के लिए हम किसी भी दो नंबर्स के कंपैरिजन से शुरू कर सकते हैं, लेकिन हम इन्हें एक सीक्वेंस में लेकर चलेंगे। तो हम यहाँ पर सबसे पहले एक इफ स्टेटमेंट ओपन करते हैं और यहाँ पर सबसे पहले ये टेस्ट करेंगे कि क्या नंबर 1 नंबर 2 से बड़ा है या नहीं। अगर हमारी ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हम इस ब्लॉक में आ जाएंगे। तो यहाँ इस ब्लॉक में आकर ये बात तो एस्टेब्लिश हो चुकी है कि नंबर 1 नंबर 2 से बड़ा है, लेकिन अभी तक ये एस्टेब्लिश नहीं हुआ कि क्या नंबर 1 नंबर 3 से भी बड़ा है। तो उसके लिए हमें एक और कंडीशन चाहिए, और जैसा कि हम जानते हैं कि ये सिंपली एक कोड ब्लॉक है और इस कोड ब्लॉक में आप कोई भी कोड लिख सकते हैं। तो यहाँ पर वो कोड एक और इफ स्टेटमेंट भी हो सकती है। तो हम यहाँ पर एक और इफ स्टेटमेंट लिख सकते हैं जिसमें हम ये टेस्ट करेंगे कि नंबर 1 नंबर 3 से भी बड़ा है। अब अगर इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट भी ट्रू आ जाता है तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर आकर ये एस्टेब्लिश हो जाएगा कि नंबर 1 नंबर 2 और नंबर 3 दोनों से बड़ा है। इसका मतलब ये इन तीनों नंबर्स में से ग्रेटेस्ट नंबर है। इसके अगेंस्ट अगर इस स्टेटमेंट का रिजल्ट फॉल्स आ जाता है, जिसका मतलब ये कि नंबर 1 नंबर 2 से तो बड़ा है लेकिन नंबर 3 से छोटा है, तो इसका मतलब ये होगा कि नंबर 3 इन दोनों नंबर से बड़ा है। तो हम यहाँ पर एक एल्स ब्लॉक खोल सकते हैं और इस ब्लॉक में आकर जैसा कि हमने डिस्कस किया कि अगर नंबर 1 नंबर 2 से बड़ा है लेकिन नंबर 3 से छोटा है, तो इसका मतलब कि नंबर 1 और नंबर 2 दोनों नंबर 3 से छोटे हैं। तो यहाँ आकर ये बात एस्टेब्लिश हो चुकी होगी कि नंबर 3 सबसे बड़ा नंबर है। अब अगर हम वापस इस सिनेरियो पे चलें कि अगर इस स्टेटमेंट का रिजल्ट फॉल्स आ जाए, यानी कि नंबर 1 नंबर 2 से बड़ा ना हो, तो इसका मतलब ये होगा कि नंबर 2 नंबर 1 से बड़ा है। और उस केस में हम यहाँ पर ये टेस्ट कर सकते हैं कि क्या नंबर 2 नंबर 3 से भी बड़ा है। और अगर ऐसा हो तो इसका मतलब ये होगा कि नंबर 2 सबसे बड़ा नंबर है। और आखिर में आकर अगर इन दोनों स्टेटमेंट्स का रिजल्ट फॉल्स आ जाए, यानी कि नंबर 1 नंबर 2 से बड़ा ना हो और नंबर 2 नंबर 3 से बड़ा ना हो, तो आखिरी केस जो हमारे पास बचेगा वो यही होगा कि नंबर 3 सबसे बड़ा नंबर है। हम इस फाइल को सेव करके अपने ब्राउज़र में चलते हैं और फिलहाल ये कंफर्म करते हैं कि क्या हमारा नंबर 3 एज द ग्रेटेस्ट नंबर लॉग होता है या नहीं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर num3 इज द ग्रेटेस्ट लॉग हो गया है। अब हम वापस अपने एडिटर में चलते हैं और इन वैल्यूज़ को मैनिपुलेट करके देखते हैं। तो अगर हम चाहें कि हमारा नंबर 2 सबसे बड़ा नंबर हो तो हम इसकी वैल्यू को 20 कर देते हैं और इसे सेव करके वापस अपने ब्राउज़र में इसके रिजल्ट को देख लेते हैं। आप देख सकते हैं कि num2 इज़ द ग्रेटेस्ट यहाँ पर लॉग हो चुका है, जो कि हमारा सही रिजल्ट है। इसी तरह अगर हम अपने नंबर 1 को सबसे बड़ा नंबर बना दें तो आप देखेंगे कि num1 इज़ द ग्रेटेस्ट यहाँ पर लॉग हो चुका है।
अब कुछ डिस्कशन हम अपनी इस अप्रोच से रिलेटेड यहाँ पर करेंगे कि जैसे कि मैंने ये शुरू में बताया था कि आप इस स्टेटमेंट को किसी भी दो नंबर्स के कंपैरिजन से स्टार्ट कर सकते हैं और ये प्रॉब्लम सॉल्विंग की अप्रोच पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। हो सकता है कि आप इसी प्रॉब्लम को किसी डिफरेंट तरीके से अप्रोच करें और फिर भी सही रिजल्ट्स तक पहुंच जाएं। अगली चीज़ जो मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगा कि यहाँ पर हमने इफ स्टेटमेंट के ब्लॉक के अंदर एक और इफ स्टेटमेंट यूज़ की है और इस अप्रोच को हम नेस्टेड इफ कहते हैं, यानी कि एक इफ स्टेटमेंट जो कि दूसरी इफ स्टेटमेंट के ब्लॉक के अंदर नेस्ट की गई हो। इसी तरीके से इसकी कोई लिमिट नहीं है और ये आपके लॉजिक के ऊपर और आपकी प्रॉब्लम की इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस हद तक इन स्टेटमेंट्स की नेस्टिंग करते हैं। और जैसे कि मैंने पहले मेंशन किया कि इस सेम प्रॉब्लम को सॉल्व करने की डिफरेंट अप्रोचेस हो सकती हैं, तो यहाँ पर कुछ अप्रोचेस ऐसी भी हैं जिनको यूज़ करके आप इस प्रोसेस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं और इस इफ स्टेटमेंट्स की नेस्टिंग से बच सकते हैं। इफ स्टेटमेंट्स की ये नेस्टिंग कोई बुरी चीज़ या बुरी प्रैक्टिस नहीं है, बल्कि काफ़ी जगहों पर आपको ये करना पड़ता है। लेकिन एक प्रॉब्लम जो इसके साथ होता है वो ये कि ये आपके कोड की रीडेबिलिटी को डिफ़िकल्ट बनाता है और ख़ास तौर पर अगर ये कॉन्सेप्ट्स आपके लिए नए हैं तो इनको पढ़ना आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। इस तरह के कोड की रीडेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए एक काम जो आप कर सकते हैं और जो कि एक अच्छी प्रैक्टिस है वो ये कि आप यहाँ पर अपने कोड के साथ साथ कुछ कमेंट्स लिखते जाएं कि आप यहाँ पर क्या अचीव करना चाह रहे हैं। तो मिसाल के तौर पर मैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में यहाँ पर कुछ इस तरह के कमेंट्स छोड़ सकता हूँ जिनको पढ़ने के बाद खुद आप या कोई भी ऐसा डेवलपर जो आपके कोड को यूज़ कर रहा है वो ये बात इजीली समझ सकता है कि हम यहाँ पर क्या अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब जबकि हमने एक अप्रोच इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने की यहाँ पर देख ली है, तो अब हम इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक सेकेंड अप्रोच को देखेंगे और उसके ज़रिए हम अपनी इस नेस्टिंग को सिंप्लीफाई कर पाएंगे। इस अप्रोच को यूज़ करने के लिए सबसे पहले हम कुछ नए ऑपरेटर्स सीखेंगे जिन्हें हम लॉजिकल ऑपरेटर्स कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ ऊपर हमने जो ऑपरेटर्स यूज़ किए हैं इन्हें हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स कहते हैं और इन ऑपरेटर्स की एक लिमिटेशन ये है कि ये एक वक्त में एक ही कंडीशन को टेस्ट कर सकते हैं। यानी कि जैसे कि हमने देखा कि हम यहाँ हर जगह पर एक सिंपल कंडीशन को टेस्ट कर रहे हैं। बाज़ जगह पर आपके पास ऐसे सिनेरियोज आ जाते हैं जहां पर आपको एक ही स्टेटमेंट में मल्टीपल कंडीशंस टेस्ट करना पड़ती हैं। यानी कि मिसाल के तौर पर इसी एग्जांपल में हम ये टेस्ट करना चाहते हैं कि क्या नंबर 1 नंबर 2 से बड़ा है और साथ ही साथ नंबर 1 नंबर 3 से भी बड़ा है। तो इस तरीके से अगर आपके पास एक ही स्टेटमेंट में मल्टीपल कंडीशंस आ जाएं तो इन कंडीशन से एक कंबाइंड रिजल्ट लेने के लिए हम लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं। और जैसे कि हम ये देख चुके हैं कि ये कंडीशंस बूलियन वैल्यूज़ में रिजॉल्व होती हैं, तो टेक्निकली लॉजिकल ऑपरेटर्स बूलियन वैल्यूज़ को कंबाइन करने के काम आते हैं। तो यहाँ पर जो पहला लॉजिकल ऑपरेटर हम देखेंगे वो है एंड का ऑपरेटर, जिसे हम 2 एम्परसेंड के साइंस के साथ डिनोट करते हैं। ये ऑपरेटर काम कुछ इस तरह से करता है कि इसके दोनों साइड्स पर आने वाली वैल्यूज़ में से अगर दोनों वैल्यूज़ ट्रू हों तभी ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा। बाकी के सारे केसेस में, यानी कि अगर एक वैल्यू ट्रू हो और दूसरी वैल्यू फॉल्स हो जाए या दोनों वैल्यूज फॉल्स हों, तो इन तीनों सिनेरियोज में ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। इस ऑपरेटर को समझने के लिए हम यहाँ पर कुछ लॉग स्टेटमेंट्स लिखेंगे और यहाँ पर जो फॉर्मेट हम इसको समझने के लिए फॉलो करेंगे वो ये कि हम यहाँ पर अपना जो ऑपरेशन हम परफॉर्म करने जा रहे हैं उसे टेक्स्ट फॉर्म में लिखेंगे। उसके बाद हम अपना एक्चुअल ऑपरेशन यहाँ पर परफॉर्म करेंगे जिसका रिजल्ट हमारे पास लॉग होगा। तो मैं यहाँ पर इस ऑपरेटर के डिफरेंट सिनेरियोज को लॉग करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने बूलियन वैल्यूज़ के जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं वो लिख लिए हैं और बेसिकली ये 4 ही सिनेरियोज हो सकते हैं। या तो हमारी दोनों वैल्यूज़ ट्रू हो सकती हैं, या हमारी लेफ्ट वैल्यू ट्रू और राइट वैल्यू फॉल्स हो सकती है, लेफ्ट वैल्यू फॉल्स और राइट वैल्यू ट्रू हो सकती है, और या फिर हमारी ये दोनों वैल्यूज़ फॉल्स हो सकती हैं। तो ये हमारी बूलियन वैल्यूज़ के पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं। इस फाइल को यहाँ सेव करके हम अपने ब्राउज़र में चलते हैं और इन स्टेटमेंट्स के रिजल्ट्स को देख लेते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ एंड पे हमारे ये रिजल्ट्स लॉग हो चुके हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे कि मैंने बताया था, एंड का ऑपरेटर सिर्फ उस सिनेरियो में ट्रू का रिजल्ट रिटर्न करेगा जब इसके लेफ्ट और राइट पर आने वाली दोनों वैल्यूज ट्रू होंगी। बाकी के सारे केसेस में इसकी वैल्यू फॉल्स होगी। अब अगर हम अपने उसी पॉइंट की तरफ वापस चलें कि ये बूलियन वैल्यूज़ हम इस तरह से लिटरली यहाँ पर कंपेयर नहीं करेंगे, बल्कि ये वैल्यूज़ किसी कंपैरिजन ऑपरेशन के रिजल्ट के तौर पर हमें मिलेंगी, तो हम सिंपल वर्ड्स में एंड ऑपरेटर को इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर आपके पास 2 कंडीशंस हों
और आप कोई कोड सिर्फ उस कंडीशन में एग्जीक्यूट करना चाहते हो जब ये दोनों कंडीशंस ट्रू हों, तो आप इन कंडीशंस के दरमियान में एंड ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। वापस चलते हैं अपने एडिटर की तरफ और अपने दूसरे लॉजिकल ऑपरेटर को डिस्कस करते हैं। तो हमारा दूसरा लॉजिकल ऑपरेटर और का ऑपरेटर है, जिसे हम दो पाइप साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये ऑपरेटर कुछ इस तरह से काम करता है कि इसके लेफ्ट और राइट साइड पर आने वाली वैल्यूज में से अगर एक भी वैल्यू ट्रू हो जाए तो ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा। अदरवाइज अगर दोनों वैल्यूज फॉल्स हों तब जाकर इसका रिजल्ट फॉल्स आएगा। इस ऑपरेटर को एक्शन में देखने के लिए अगेन हम इसी तरह की कुछ कंसोल लॉग स्टेटमेंट्स यहां पर लिखेंगे। आप देख सकते हैं कि यहां पर मैंने कुछ लॉग स्टेटमेंट्स लिखी हैं और इस बार हम यहां पर एंड की जगह पर और के ऑपरेटर को यूज कर रहे हैं। हम इस फाइल को सेव करके अपने ब्राउजर में चलते हैं और इसके रिजल्ट्स को देख लेते हैं। और जैसे कि मैंने बताया था, आप देख सकते हैं कि हमारे हर उस सिनेरियो में जहां पर एक भी वैल्यू ट्रू होगी इसका रिजल्ट ट्रू होगा, यानी कि ट्रू और ट्रू दोनों का रिजल्ट ट्रू होगा, ट्रू और फॉल्स का रिजल्ट भी ट्रू होगा, इसी तरह फॉल्स और ट्रू का रिजल्ट भी ट्रू होगा। लेकिन अगर दोनों वैल्यूज फॉल्स हो जाएं तब जाकर इसका रिजल्ट फॉल्स आएगा। तो सिंपल वर्ड्स में हम और ऑपरेटर को कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर आपके पास दो कंडीशंस हो और आप ये चाहते हो कि इनमें से अगर कोई भी कंडीशन ट्रू हो जाए और आप कोई कोड एग्जीक्यूट करना चाहते हो, तो आप इन दोनों कंडीशंस के दरमियान में और ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। अपना तीसरा और आखिरी लॉजिकल ऑपरेटर जो हम यहाँ पर देखेंगे वो है नॉट का ऑपरेटर, और उसके लिए हम एक्सक्लेमेशन मार्क को यूज करते हैं। ये ऑपरेटर कुछ इस तरह से काम करता है कि इसे आप किसी बूलियन वैल्यू से पहले लिखते हैं और ये उस बूलियन वैल्यू को रिवर्स कर देता है। इसको एक्शन में देखने के लिए हम यहाँ पर कुछ लॉग स्टेटमेंट्स लिखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने दो लॉग स्टेटमेंट्स लिखी हैं, जिसमें मैंने किया ये है कि यहाँ पर एक ट्रू की बूलियन वैल्यू से पहले नॉट का ऑपरेटर डाला है और दूसरी स्टेटमेंट में मैंने फॉल्स की बूलियन वैल्यू से पहले नॉट का ऑपरेटर डाला है। हम इस फाइल को सेव करके अपने ब्राउजर में इसके रिजल्ट्स को देख लेते हैं और आप देख सकते हैं कि नॉट ट्रू का रिजल्ट फॉल्स है और नॉट फॉल्स का रिजल्ट ट्रू है, जिसका मतलब ये कि इसने सिंपली इसके आगे आने वाली बूलियन वैल्यू को रिवर्स कर दिया है। लॉजिकल ऑपरेटर्स अगर आपके लिए एक नया कॉन्सेप्ट है तो ये नॉट का ऑपरेटर आपको एक अजीब सा ऑपरेटर लगेगा, लेकिन असल में ये बहुत यूजफुल ऑपरेटर है और ये कुछ इस तरह के सिनेरियोस को टैकल करने के लिए यूज होता है जहां पर आपको एक कंडीशनल स्टेटमेंट का रिवर्स चाहिए हो। तो मिसाल के तौर पर अगर आप अपनी वेबसाइट पर एक यूजर से एक फॉर्म फिल करवा रहे हैं और आप उस फॉर्म की वैलिडिटी को इस वैलिड के वेरिएबल के जरिए ट्रैक कर रहे हैं, तो अगर आपका यूजर आपको गलत डेटा प्रोवाइड कर दे तो आपके इस वैलिड की वैल्यू फॉल्स होगी। उस सिनेरियो में अगर आप अपने यूजर को एक एरर दिखाना चाहते हो तो आप इस वैलिड के वेरिएबल की वैल्यू को रिवर्ट करके कुछ इस तरह से यूज कर सकते हैं, यानी कि ये कुछ इस तरह से रीड करेगा कि इफ द फॉर्म इज नॉट वैलिड, तो उस केस में आप अपने यूजर को एक एरर लॉग करके दिखा सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट अगर अभी भी आपके लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम अपने प्रोजेक्ट पर पहुंचेंगे तो इस तरह के सिनेरियोस को हम वहां पर डिटेल में कवर कर लेंगे। नेक्स्ट चीज जो हम इन लॉजिकल ऑपरेटर से रिलेटेड यहाँ पर कवर करेंगे वो ये कि क्योंकि हम ये देख चुके हैं कि ये लॉजिकल ऑपरेशंस एक बूलियन वैल्यू में रिजॉल्व होते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हम ट्रू और ट्रू के इस लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करें तो इसका रिजल्ट एक सिंगल ट्रू वैल्यू निकलेगा। और जैसा कि हमने ये देख लिया है कि इन लॉजिकल ऑपरेटर्स को हम किसी भी दो बूलियन वैल्यूज के साथ यूज कर सकते हैं, और क्योंकि ये ऑपरेशंस खुद एक बूलियन वैल्यू में रिजॉल्व होंगे तो हम अपने एक सिंगल लॉजिकल एक्सप्रेशन में मल्टीपल लॉजिकल ऑपरेटर्स भी यूज कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम इसी स्टेटमेंट में एक एंड का ऑपरेटर ऐड कर सकते हैं और इसके बाद यहाँ पर एक लिटरल बूलियन वैल्यू जैसे कि ट्रू, या फॉर दैट मैटर यहाँ पर एक और लॉजिकल कंपैरिजन या कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन जो कि एक बूलियन वैल्यू में रिजॉल्व होगा यहाँ पर अपेंड कर सकते हैं। अब जैसे कि हमने अपने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के चैप्टर में देखा था कि हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का एक लेवल ऑफ प्रेसिडेंस होता है, जिसके मुताबिक हमारा जावास्क्रिप्ट का इंटरप्रेटर इन ऑपरेटर्स को दूसरे ऑपरेटर्स पर प्रायोरिटी देता है। इसी तरीके से हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स का भी एक लेवल ऑफ प्रेसिडेंस होता है। इन तीन लॉजिकल ऑपरेटर्स में से जिन्हें कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया है, यानी कि नॉट, एंड और के ये ऑपरेटर्स, इनमें से नॉट का ऑपरेटर सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑपरेटर है, यानी कि अगर हमारे इस लॉजिकल एक्सप्रेशन में हम नॉट के ऑपरेटर को इंट्रोड्यूस कराएं, जैसे कि यहाँ पर नॉट फॉल्स, तो जब ये एक्सप्रेशन इवेल्युएट होगा तो सबसे पहले इस नॉट फॉल्स की वैल्यू इवेल्युएट होगी जो कि ट्रू होगी,
उसके बाद सेकंड नंबर पर हमारा एंड का ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा और यहाँ पर लोएस्ट प्रायोरिटी इस और के ऑपरेटर को मिलेगी। अब अपने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की तरह ही अगर हम यहाँ पर चाहें तो पेरेंथेसिस का यूज़ करके अपने इन लॉजिकल ऑपरेशंस को अपनी मर्जी के सीक्वेंस के मुताबिक एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हम ये चाहते हो कि हमारा ये और का ऑपरेशन सबसे पहले परफॉर्म हो तो हम यहाँ पर इस ट्रू और ट्रू के ऑपरेशन को पेरेंथेसिस में रैप कर सकते हैं। तो अब हमारे इस पूरे ऑपरेशन का रिजल्ट कुछ इस तरह से निकलेगा कि ट्रू और ट्रू का रिजल्ट ट्रू में रिजॉल्व होगा, उसके बाद हमारा नॉट फॉल्स का ऑपरेटर ट्रू में रिजॉल्व होगा और फाइनली हमारे ट्रू एंड ट्रू के ऑपरेशन का रिजल्ट भी ट्रू निकलेगा। अब यहाँ पर इस ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस की एग्जांपल को फिलहाल मैं यहाँ से कॉपी करके इन चेंजेस को रिवर्ट कर लेता हूँ और इस कोड को यहाँ पर नीचे पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर कुछ कमेंट्स में मैं इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि अगर आप वापस आकर इस कॉन्सेप्ट को देखना चाहें तो ये हमारे इस चैप्टर की प्रोजेक्ट फाइल्स में मौजूद हो। तो फिलहाल हम वापस चलते हैं अपने इस ग्रेटेस्ट नंबर वाली प्रॉब्लम की तरफ और इस बार इसे लॉजिकल ऑपरेटर्स के जरिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से मैं ये वेरिएबल्स कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आकर हम इनकी वैल्यूज को एक दफ़ा रीसेट कर लेते हैं। अब हम अपनी इफ स्टेटमेंट को दोबारा से लिखेंगे। तो अगेन यहाँ पर हम ये फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि इनमें से कौन सा नंबर सबसे बड़ा है, तो हम नंबर 1 से ही स्टार्ट करेंगे और अपनी कंडीशनल स्टेटमेंट को फॉर्म करना शुरू करेंगे। और अगर हमने ये टेस्ट करना है कि हमारा नंबर 1 सबसे बड़ा नंबर है तो नंबर 1 को नंबर 2 से बड़ा होना चाहिए और इसके साथ ही साथ नंबर 1 को नंबर 3 से भी बड़ा होना चाहिए। और इसके लिए हमने यहाँ पर एंड का ऑपरेटर यूटिलाइज किया है। और एंड का ऑपरेटर जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि उस वक्त आपको ट्रू रिटर्न करेगा जब इसके दोनों साइड्स पर आने वाली स्टेटमेंट्स ट्रू होंगी, यानी कि नंबर 1 नंबर 2 से ग्रेटर है और नंबर 1 नंबर 3 से भी ग्रेटर है। तो इस सिनेरियो में ये चीज़ एस्टेब्लिश हो जाएगी कि नंबर 1 ही हमारा ग्रेटेस्ट नंबर है। इसी तरह हम एल्स इफ की स्टेटमेंट लिखेंगे और इस बार अपने नंबर 2 को टेस्ट करेंगे कि क्या वो नंबर 1 से भी बड़ा है और नंबर 3 से भी बड़ा है। और अगर ये बात एस्टेब्लिश हो जाए तो इसका मतलब ये होगा कि हमारा नंबर 2 ग्रेटेस्ट नंबर है। और अगर इन दोनों स्टेटमेंट्स के रिजल्ट फॉल्स हो जाएं तो लास्ट में एक ही सिनेरियो बचेगा और वो ये कि हमारा नंबर 3 सबसे बड़ा नंबर है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इन लॉजिकल ऑपरेटर्स को अपने मिक्स में इंट्रोड्यूस कराने के बाद हमारी ये इफ स्टेटमेंट्स बिल्कुल सिंप्लीफाई हो गई हैं और हमने उस नेस्टेड इफ स्टेटमेंट से जान छुड़ा ली है। इस फाइल को यहाँ सेव करते हैं और अपने ब्राउज़र में चलकर इन रिजल्ट्स को वेरीफाई करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त num1 इज़ द ग्रेटेस्ट यहाँ पर लॉग हो चुका है। अब हम अगर इनको थोड़ा सा चेंज करके देखें और नंबर 2 को ग्रेटेस्ट नंबर बनाकर देखें तो आप देख सकते हैं कि num2 इज़ द ग्रेटेस्ट यहाँ पर लॉग हो चुका है। और इसी तरह अगर हम नंबर 3 को ग्रेटेस्ट बनाकर देखें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सही रिजल्ट लॉग हो गया है। तो दोस्तों यहाँ तक हमने अपनी इफ स्टेटमेंट्स को डिटेल में कवर कर लिया है। और इफ स्टेटमेंट्स जावास्क्रिप्ट में कंडीशनल कोड लिखने के लिए सबसे बेसिक कंस्ट्रक्ट कंसीडर होता है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ फीचर्स हमारे पास जावास्क्रिप्ट में अवेलेबल हैं जो कि हमें कंडीशनल कोड लिखने में हेल्प करते हैं। तो हम उन्हें भी ब्रीफली यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक टर्नरी ऑपरेटर होता है और ये ऑपरेटर एक शॉर्ट फॉर्म इफ स्टेटमेंट का काम करता है। इसको लिखने का सिंटैक्स कुछ इस तरह से होता है कि आपके पास आपकी इफ स्टेटमेंट की तरह एक बूलियन वैल्यू होती है, उसके बाद आप यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क का साइन डालते हैं। इस क्वेश्चन मार्क के बाद हमारा वो कोड आएगा जो हम तब एग्जीक्यूट करना चाहेंगे जब हमारी ये बूलियन वैल्यू ट्रू हो। इस कोड के बाद हम यहाँ पर एक कोलन का साइन डालेंगे और यहाँ पर इस कॉलन के साइन के बाद हमारे पास वो कोड आएगा जो हम तब एग्जीक्यूट करेंगे जब हमारी ये बूलियन वैल्यू फॉल्स होगी। ये टर्नरी ऑपरेटर खास तौर पर इस तरह के सिनेरियोस में बहुत काम आता है जहां पर आप एक वैल्यू कंडीशनली रिटर्न कराना चाहते हो। तो इसे एक्सप्लेन करने के लिए हम एक सिंपल सी एग्जांपल सोच लेते हैं कि मिसाल के तौर पर जैसे हमने यहाँ ऊपर देखा था कि हमारे पास एक वेरिएबल है इज वैलिड जिसमें हम अपने फॉर्म की वैलिडिटी के रिजल्ट को स्टोर करा रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल इनिशियली हमारा ये रिजल्ट फॉल्स है, यानी कि जो डेटा हमें यूज़र ने प्रोवाइड किया है वो सही नहीं है और यहाँ पर हम उसे अकॉर्डिंगली एक मैसेज दिखाना चाहते हैं। तो इस मैसेज की वैल्यू को हम टर्नरी ऑपरेटर के ज़रिए कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर हम चेक करेंगे कि अगर हमारा फॉर्म वैलिड है
तो ये मैसेज होगा डेटा इज़ वैलिड, और अगर ये वैल्यू फॉल्स हो तो यहाँ पर हम एक एरर मैसेज स्टोर करेंगे। तो अब यहाँ पर हमारे इस मैसेज की वैल्यू वेरी करेगी डिपेंडिंग ऑन इस वैलिड की वैल्यू। अगर इस वेरिएबल की वैल्यू ट्रू होगी तो हमारा मैसेज डेटा इज़ वैलिड हो जाएगा, और अगर इसकी वैल्यू फॉल्स होगी तो हमारा मैसेज ये एरर वाला मैसेज बन जाएगा। हम इस मैसेज को लॉग करके देखते हैं और इस फाइल को सेव करके अपने ब्राउज़र में चलते हैं। आप देख सकते हैं कि क्योंकि इनिशियली हमने इस वैलिड की वैल्यू फॉल्स रखी थी, इसलिए इस वक्त हमारे मैसेज की वैल्यू एरर वाली वैल्यू सेट हो चुकी है। अब अगर हम इसकी वैल्यू को ट्रू कर दें तो हमारा ये टर्नरी ऑपरेटर कुछ इस तरह से काम करेगा कि क्योंकि यहाँ पर इसकी वैल्यू ट्रू हो जाएगी तो ये इस बार ये वाली वैल्यू इस वेरिएबल में रिटर्न करेगा। आप देख सकते हैं कि इस बार डेटा इज वैलिड का मैसेज यहाँ पर प्रिंट हुआ है। तो इस तरीके से ये जो टर्नरी ऑपरेटर है ये हमारी एक शॉर्ट फॉर्म इफ स्टेटमेंट का काम करता है, और ये खास तौर पर इस तरह के सिनेरियोज में जहाँ पर आपको एक कंडीशन के ट्रू होने पर एक वैल्यू या फॉल्स होने पर एक वैल्यू रिटर्न करनी होती है, बहुत काम आता है। इसी तरह जो नेक्स्ट कंडीशनल कंस्ट्रक्ट हमारे पास जावास्क्रिप्ट में अवेलेबल है उसे हम स्विच स्टेटमेंट कहते हैं। इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से लिखा जाता है कि हमारे पास स्विच का एक कीवर्ड होता है, इसके बाद पैरेंथेसिस आती हैं, और इन पैरेंथेसिस के बाद हम अपना एक कोड ब्लॉक ओपन करते हैं। इस स्विच की पैरेंथेसिस के दरमियान हमारी एक वैल्यू आती है, और इन कर्ली ब्रेसेस के दरमियान में हम कुछ केसेस लिखते हैं। इस केस के बाद यहाँ पर हम एक और वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, और वो वैल्यू यहाँ पर स्विच में आने वाली वैल्यूज़ में से एक पॉसिबल वैल्यू होगी। तो मिसाल के तौर पर हमारे पास यहाँ वैल्यू 1 आती है, तो इस वैल्यू के बाद हम एक कॉलन का सिंबल डाल के यहाँ पर वो कोड लिखेंगे जो कि तब एग्जीक्यूट होगा जब हमारी इस स्विच में आने वाली वैल्यू इस केस से मैच कर जाएगी। अपना ये सारा कोड लिखने के बाद यहाँ पर जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये कि हम यहाँ पर एक ब्रेक का कीवर्ड लिखेंगे, जिसका काम ये होगा कि हमारे इस केस के एग्जीक्यूट होने के बाद ये हमारी स्विच स्टेटमेंट को एग्जिट कर जाएगा। इसी तरह हम एक सीक्वेंस में यहाँ पर डिफरेंट केसेस लिख सकते हैं जो कि इस स्विच में आने वाली वैल्यू की डिफरेंट पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, और जब भी इनमें से ये वैल्यू किसी भी एक केस के अगेंस्ट मैच करेगी तो उसके अगेंस्ट आने वाला कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। और इन सारे केसेस के आने के बाद एंड पे हम एक डिफ़ॉल्ट केस भी लिख सकते हैं जो तब एग्जीक्यूट होगा जब हमारी वैल्यू इनमें से किसी केस के साथ भी मैच नहीं करेगी। इस स्विच स्टेटमेंट की एक प्रैक्टिकल एग्जांपल हम यहाँ पर देख लेते हैं, और इसके लिए हम यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर इसका नाम हम मैसेज कोड रख लेते हैं, और ये डिफरेंट टाइप के कोड्स होंगे जो कि हमारे डिफरेंट मैसेजेस को रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर हम एक स्विच स्टेटमेंट बनाएंगे जिसमें हमारा मैसेज का कोड जाएगा, और यहाँ पर हमारे डिफरेंट केसेस होंगे जो कि डिफरेंट मैसेज कोड्स को टैकल करेंगे। तो मिसाल के तौर पर हमारा ये पहला केस 01 हो सकता है जो कि एक स्ट्रिंग है, और इन वैल्यूज़ के तौर पर आप कोई भी डेटा टाइप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप स्ट्रिंग भी यूज़ कर सकते हैं, नंबर्स भी यूज़ कर सकते हैं, और फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई एक्सप्रेशन भी आ सकता है जो कि एक बूलियन वैल्यू में रिजॉल्व होगा, और फिर इन डिफरेंट केसेस में आप अपनी उन बूलियन वैल्यूज़ को टैकल कर सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पर एक स्ट्रिंग को यूज़ कर रहे हैं जिसमें कि हमारे डिफरेंट मैसेज कोड्स आएंगे। तो फॉर एग्जांपल हमारा पहला केस हमारे 01 मैसेज कोड को टैकल करेगा, और यहाँ पर हम कुछ मैसेज लॉग कर सकते हैं, दिस इज़ मैसेज 1। इसी तरह हमारा केस 2 एक डिफरेंट मैसेज कोड को टैकल करेगा, तो हम यहाँ पर दिस इज़ मैसेज 2 लॉग कर सकते हैं, और सिमिलरली हम यहाँ पर अपने मैसेज 3 को टैकल कर सकते हैं, और एज अ डिफ़ॉल्ट केस हम यहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट मैसेज लॉग कर सकते हैं कि मैसेज नॉट रिकॉग्नाइज्ड। इस फाइल को यहाँ सेव करके हम अपने ब्राउज़र में चलते हैं, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दिस इज़ मैसेज 1 लॉग हो गया है। अब अगर हम यहाँ से अपने इनकमिंग मैसेज कोड को चेंज कर दें, फॉर एग्जांपल मैं इसे 02 सेट कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दिस इज़ मैसेज 2 लॉग हो गया है। और फाइनली अगर हम यहाँ पर कोई अननोन मैसेज कोड डाल दें जैसे कि ABC, तो आप देखेंगे कि इस दफ़ा हमारा डिफ़ॉल्ट केस एग्जीक्यूट हुआ है। अब जबकि हम स्विच स्टेटमेंट की एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देख ही रहे हैं, तो हम ये भी देख लेते हैं कि ये ब्रेक स्टेटमेंट्स यहाँ पर किस तरह से काम कर रही हैं। तो हम यहाँ पर मैसेज कोड को चेंज करके एक वैलिड मैसेज कोड बनाएंगे, और इसे फॉर एग्जांपल 01 सेट करेंगे। अब नीचे आकर हम इन ब्रेक स्टेटमेंट्स को फ़िलहाल कमेंट कर देते हैं, और
इसके रिजल्ट को अपने ब्राउज़र में देखते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब कुछ डिफरेंट तरीके से रिजल्ट्स लॉग हुए हैं और हुआ कुछ यूँ है कि यहाँ पर दिस इज़ मैसेज 1, मैसेज 2, मैसेज 3 और मैसेज नॉट रिकॉग्नाइज्ड के ये चारों मैसेजेस यहाँ पर लॉग हो गए हैं। अब हम यहाँ पर एक और चेंज करेंगे कि इसको हम यहाँ पर मैसेज कोड को 02 सेट करेंगे। अब हम अपने ब्राउज़र में देखते हैं कि ये किस तरह से बिहेव करता है। तो आप देखेंगे कि पहला मैसेज जो हमें यहाँ पर नज़र आया वो दिस इज़ मैसेज 2 है, फिर मैसेज 3 और फिर मैसेज नॉट रिकॉग्नाइज्ड। तो दोस्तों हमारी स्विच स्टेटमेंट कुछ इस तरह से काम करती है कि सबसे पहले यहाँ पर एक इनकमिंग वैल्यू आती है, उसके बाद हमारी ये स्विच स्टेटमेंट इस वैल्यू को लेकर डिफरेंट केसेस के अगेंस्ट सीक्वेंस में टेस्ट करती है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर 02 की वैल्यू आई तो ये यहाँ पर इसे सबसे पहले केस 01 से कंपेयर करेगी और यहाँ पर ये पहला केस क्वालिफाई नहीं करेगा क्योंकि 01 की वैल्यू 02 के इक्वल नहीं है। तो हमारी ये स्टेटमेंट नेक्स्ट केस पर जाएगी और यहाँ पर जाकर ये केस क्वालिफाई कर जाएगा क्योंकि 02 की वैल्यू 02 के इक्वल है। यहाँ से हमारी स्विच स्टेटमेंट हमारे कोड ब्लॉक को एंटर करेगी और इस लॉग स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगी। अब ये स्टेटमेंट बाय डिफॉल्ट काम इस तरह से करती है कि आपका जो केस क्वालिफाई कर जाता है उसके बाद आने वाले सारे केसेस ऑटोमेटिकली क्वालिफाई कर जाते हैं। तो यहाँ पर जब हम 02 सेट करेंगे तो केस 2 के इस ब्लॉक से हमारी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी और आने वाले सारे केसेस ऑटोमेटिकली क्वालिफाइड कंसिडर होंगे। ये इसका एक डिफॉल्ट बिहेवियर है और इसे हम अपने एडवांटेज में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल इस स्पेसिफिक प्रॉब्लम में हम ये चाहते हैं कि हमारा सिर्फ वही केस एग्जीक्यूट हो जो कि डायरेक्टली इस इनकमिंग वैल्यू से मैच करता हो। तो हम यहाँ पर इस चीज़ को अचीव करने के लिए एक ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं जिसका काम ये होगा कि जब हमारे केस का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा तो ब्रेक स्टेटमेंट आने के बाद ये हमारी स्विच स्टेटमेंट को एग्जिट कर देगा और उसकी वजह से ये जो साइड इफेक्ट है कि अगले सारे केसेस भी ऑटोमेटिकली क्वालिफाई हो जाते हैं, ये हमारे कोड को अफेक्ट नहीं करेगा। अब अगर हम इस पेज को सेव करके देखें तो आप देखेंगे कि दिस इज मैसेज 2 आने के बाद हमारी ब्रेक स्टेटमेंट हिट हुई और आगे आने वाले मैसेजेस यहाँ पर लॉग नहीं हुए। इस चैप्टर को क्लोज करने से पहले हम एक आखिरी कॉन्सेप्ट यहाँ पर देखेंगे और वो कॉन्सेप्ट ट्रूथी एंड फॉल्सी वैल्यूज का कॉन्सेप्ट है। और इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए हम यहाँ पर एक इफ स्टेटमेंट लिखेंगे जिसमें कि फिलहाल हम सिंपली एक लिटरल ट्रू वैल्यू पास करेंगे और यहाँ पर कुछ लॉग करेंगे जैसे कि स्टेटमेंट इज ट्रू। तो दोस्तों जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि आपके इफ स्टेटमेंट के इस पैरेंथेसिस के दरमियान में एक बूलियन वैल्यू रिक्वायर्ड होती है। ये बूलियन वैल्यू आप लिटरली भी पास कर सकते हैं जैसे कि हमने यहाँ पर ट्रू लिख दिया है, या फिर आप इसे एक एक्सप्रेशन के जरिए भी कंप्यूट कर सकते हैं जैसे कि हमने ऊपर लॉजिकल और कंपैरिजन ऑपरेटर्स के जरिए देखा था। अब जैसे कि हमने ये बात डिस्कस की कि यहाँ पर एक बूलियन वैल्यू आनी चाहिए, तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप इस जगह पर एक बूलियन वैल्यू की जगह किसी और टाइप का डेटा पास कर दें तब ये स्टेटमेंट किस तरीके से बिहेव करेगी। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर नंबर 10 पास कर दूं तो अब इसका रिजल्ट क्या निकलेगा। हम इस फाइल को सेव करते हैं और अपने ब्राउजर की तरफ चलते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वो स्टेटमेंट लॉग हो गई है। इसका मतलब ये कि इस 10 की वैल्यू को हमारी इफ स्टेटमेंट ने ट्रू कंसिडर किया है। तो दोस्तों जब भी आपके जावास्क्रिप्ट में किसी भी जगह पर एक बूलियन वैल्यू एक्सपेक्टेड होती है और आप वहां पर किसी और टाइप का डेटा पास कर देते हैं तो ये उस डेटा को बूलियन वैल्यू में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है और फिर इस एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट करता है। तो ऑल्दो के यहाँ पर हमने ट्रू नहीं पास किया और हमने यहाँ पर 10 का नंबर पास किया है, लेकिन फिर भी ये कंसोल लॉग स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई है, जिसका मतलब ये है कि 10 की ये वैल्यू ट्रू में ट्रांसफॉर्म हो गई है, जिसकी वजह से ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई है। तो यहाँ से हमारे पास ट्रूथी एंड फॉल्सी वैल्यूज का कॉन्सेप्ट आता है और यहाँ पर ट्रूथी वैल्यूज वो हैं जो कि खुद तो बूलियन ट्रू वैल्यूज नहीं हैं, लेकिन जब आपका इंटरप्रेटर इनको कन्वर्ट करेगा तब इनकी वैल्यू ट्रू निकलेगी। इसी तरह हमारे पास कुछ फॉल्सी वैल्यूज होती हैं जो कि बेसिकली वो वैल्यूज हैं कि जब आपका इंटरप्रेटर उनको बूलियन में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा तो उनकी वैल्यू ट्रू की जगह पर फॉल्स निकलेगी। अगर मैं इस इफ स्टेटमेंट में इस नंबर 10 की जगह नंबर 0 पास कर दूं और इस फाइल को सेव करके हम अपने ब्राउजर में देखें तो आप देखेंगे कि इस बार वो स्टेटमेंट यहाँ पर लॉग नहीं हुई। इसका मतलब ये कि 0 की वैल्यू को जब हमारे इंटरप्रेटर ने बूलियन वैल्यू में कन्वर्ट करने की कोशिश की तो इसकी वैल्यू फॉल्स निकली, जिसकी वजह से ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुई। इसी वजह से 0 एक फॉल्सी वैल्यू है। तो यहाँ पर ये बात इंपॉर्टेंट है कि हमें पता हो कि किस किस्म की वैल्यूज हमारी फॉल्सी वैल्यूज हैं और किस किस्म की वैल्यूज हमारी ट्रूथी वैल्यूज हैं। तो यहाँ पर कमेंट्स में मैं कुछ वैल्यूज पेस्ट करूंगा
आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ पेस्ट की हैं और ये वो सारी वैल्यूज़ हैं जो कि फॉल्सी वैल्यूज़ हैं। और इन वैल्यूज़ में से कोई भी वैल्यू अगर आप किसी ऐसी जगह पर यूज़ करेंगे जहाँ पर जावास्क्रिप्ट एक बूलियन वैल्यू मांगती है, जैसे कि मिसाल के तौर पर ये इफ स्टेटमेंट, तो इन वैल्यूज़ को जावास्क्रिप्ट हमेशा फॉल्स वैल्यू के तौर पर कंसिडर करेगी। इन वैल्यूज़ में से एक वैल्यू 0 की वैल्यू है जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इसी तरह -0 और 0n की एक वैल्यू है। इसके बाद एम्प्टी स्ट्रिंग्स, मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर एक एम्प्टी स्ट्रिंग इस तरह लिख दूं तो आप देखेंगे कि अगेन यहाँ पर वो स्टेटमेंट लॉग नहीं हुई। यहाँ पर अगर मैं एक स्पेस का कैरेक्टर डाल दूं तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि स्पेस का कैरेक्टर एक वैलिड स्ट्रिंग कैरेक्टर है और ये अब एक एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं रही, तो अब इसकी वैल्यू ट्रू हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि हमारी स्टेटमेंट यहाँ पर दोबारा से लॉग हो गई है। इसी तरह नल की वैल्यू जो कि एक स्पेशल डेटा टाइप है और इसका मकसद नो वैल्यू को रिप्रेजेंट करना होता है, यानी कि अगर आप किसी वेरिएबल की वैल्यू नल सेट कर दें तो आप बेसिकली ये कहना चाह रहे होंगे कि इस वेरिएबल की कोई वैल्यू नहीं है, तो इस नल वैल्यू का मतलब भी जावास्क्रिप्ट फॉल्स लेती है। इसी तरह अनडिफाइंड की एक वैल्यू जो कि अगेन एक स्पेशल डेटा टाइप है और इसका मकसद एक वैल्यू की नॉन एग्जिस्टेंस को रिप्रेजेंट करना होता है। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास एक अरे है जिसमें एक इंडेक्स एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो अगर आप उस इंडेक्स को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो आपको जावास्क्रिप्ट अनडिफाइंड की वैल्यू रिटर्न करेगी। तो ये अनडिफाइंड की वैल्यू भी एक फॉल्सी वैल्यू है, यानी कि अगर आप यहाँ पर अनडिफाइंड को यूज़ करेंगे तो इसका रिजल्ट भी एक फॉल्स वैल्यू ही निकलेगी। इसी तरह NaN जो कि नॉट अ नंबर को रिप्रेजेंट करती है और document.all की वैल्यूज़ भी फॉल्सी वैल्यूज़ कंसिडर होती हैं। तो इन सारी वैल्यूज़ के अलावा जो कि मैंने यहाँ पर लिखी हैं, बाकी की सारी वैल्यूज़ ट्रूथी वैल्यूज़ कंसिडर होती हैं और इनमें से कुछ वैल्यूज़ ट्रिकी भी हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप एक एम्प्टी अरे यहाँ पर लिखें तो आप शायद ये सपोज करें कि ये एक फॉल्स वैल्यू है क्योंकि ये एक एम्प्टी अरे है, लेकिन असल में ये एक ट्रूथी वैल्यू कंसिडर होती है। आप देख सकते हैं कि हमारी ये स्टेटमेंट यहाँ पर लॉग हो गई है। इसी तरह अगर आप एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट यहाँ पर लिख दें तो अगेन ये ट्रिकी हो सकता है, शायद आपको ऐसा लगे कि ये एक फॉल्सी वैल्यू है लेकिन असल में ये एक ट्रूथी वैल्यू है। आप देख सकते हैं कि अगेन हमारी ये वैल्यू यहाँ पर लॉग हो गई है। तो दोस्तों ये था हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स और लॉजिकल ऑपरेटर्स से रिलेटेड एक क्रैश कोर्स। उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट्स आपको समझ आ गए होंगे और जैसे कि मैंने ये बताया कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको ये कॉन्सेप्ट सही तरीके से समझ नहीं आए तो आप इस वीडियो को बार बार देखें और इसकी प्रैक्टिस करें। इसके अलावा हम इन कॉन्सेप्ट्स को आगे चलकर बार बार अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करेंगे और इस तरीके से आप इनकी मजीद प्रैक्टिस कर पाएंगे और इन्हें मजीद बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। टिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज प्रैक्टिकल डेव साइनिंग आउट।